दिन दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पे एक बार फिर से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम मिलते रहे हैं, भूगोल की कक्षाएं आपको मिलती रही हैं। उस भूगोल की कक्षा से आज हटके एक अलग आपके लिए एक स्पेशल, वैसे दिन रविवार है तो रविवार के दिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक अलग, जैसा कि लोगों की भी डिमांड थी और एक ज्वलंत मुद्दा भी है हमारे समाज का, कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, यानी कि सांप्रदायिकता से पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। वैसे उसकी मीनिंग, माफ करिएगा, धर्म निरपेक्षता नहीं, सेक्युलरिज्म का अगर हिंदी रूपांतरण करेंगे तो ये पंथ निरपेक्षता होगा, धर्म निरपेक्षता नहीं। तो उसी विषय में थोड़ी बहुत चर्चा, जितना कि मुझे थोड़ा बहुत इल्म है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, उससे मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। और खैर, ये एनसीईआरटी का एक ज्वलंत मुद्दा है। एनसीईआरटी के कक्षा 10 की किताब में इस पे एक चैप्टर भी है। तो उसी के लिए मैं इस टॉपिक को रैंडमली लेके आया कि आज इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर ये आया क्यों और आखिर इसका परिणाम क्या हुआ और आया कहाँ से, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे जो सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिकता आप सुनते तो जरूर वर्ड होंगे, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग यही है कि एक धर्म के, एक धर्म, यानी कि जैसा कि विभिन्न धर्म, अनेक धर्म है हमारे देश में। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष इसलिए क्योंकि धर्म और मजहब में अंतर है, मतभेद है। मतभेद यह है कि धर्म आत्मसात करने की चीज है और मजहब अडॉप्ट करने की चीज है, यानी कि उसको आप अपनाते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो धर्म और मजहब का ये अंतर है, तो इसी से पंथ निरपेक्ष निकल के आया। लेकिन इससे पहले सांप्रदायिकता के बारे में समझ लेते हैं। तो सांप्रदायिकता हमारे भारत में, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता का उदय 1857 की जो क्रांति, अब आप कहेंगे क्रांति, किताबों में तो सिपाही यूनिटी लिखा है, तो जी हाँ, इसको भी मैं प्रूफ करूंगा। आने वाली कक्षाओं में मैं एक पूरा डिस्कशन इस पे क्लास लूंगा आपका कि 1857 क्यों क्रांति नहीं और क्यों सिपाही यूनिटी अंग्रेजों ने लिखा। क्योंकि देखिए, जो भी लिखा गया, जो भी इतिहासकार थे, जो कॉलोनिज्म इतिहासकार थे, यानी कि जो उपनिवेशवादी इतिहासकार थे, उन्होंने अपने हित के अनुसार अपने इतिहास को, यानी हमारे भारत के इतिहास को रिप्रेजेंट किया। जैसे उनका कहना था कि भारत एक भूभाग था, उसको मैंने चलना, उठना, बैठना, कपड़े पहनना, हर चीज हमने सिखाया, राष्ट्रवाद भी हमने दिया, उनका संविधान भी हम ही से निकल के आया। तो ये सब उनके लेखन में। लेकिन अगर हमारे राष्ट्रवादी लेखन में देखेंगे तो जो क्रांति की संज्ञा दी वो हमारे बीडी सावरकर, महान क्रांतिकारी बीडी सावरकर ने अपनी लेखन में, अपनी पुस्तक में इसको क्रांति की संज्ञा दी। कैसे दी, इस पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं। तो सांप्रदायिकता की उदय हमारे भारत में 1857 के बाद हुई। अब आप कहेंगे इससे पहले क्यों नहीं, तो इससे पहले कम्युनलिज्म नहीं था हमारे भारत में। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी, जो सिपाही विद्रोह था, उसमें हम सारे पंथ के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, ये सारे लोगों ने मिलके इस 1857 में अपना अपना प्रतिभाग दिया, चाहे वो जिस स्तर पे दे, लेकिन दिया। तो इस समय तक, यानी कि 1857 तक, हम अपने अपने धर्म को अलग रख के और अपने एक विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे थे, यानी कि हमें आज़ादी चाहिए। हमारी एक ही विचारधारा थी, एक ही मोटो था कि हमें आज़ादी चाहिए। तो हम मिलजुल के अपने आप को संयमित करके, यानी कि सौहार्दपूर्ण व्यवहार रख के हम अपने धर्म को आबाद रूप से चला रहे थे। लेकिन ये आया कैसे, तो इसको आने से पहले आप इसके बैकग्राउंड में आइए, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो इसके बैकग्राउंड में हम थोड़ा सा आपको वैदिक काल की तरफ लेके चलेंगे। तो वैदिक काल में आपने देखा कि मंत्रों का उच्चारण, जो गायत्री मंत्र हम वैदिक संस्कृति से सुनते आ रहे हैं, वो चाहे 600 ईसा पूर्व में बौद्ध है या जैन है, या फिर आपके
आक्रांता आए, जो तुर्की आक्रांता आए, आपके मुस्लिम आक्रांता, जो भी आए, जो भी हमारे देश में आक्रमण किया राज करने के लिए तलवारों के दम पे। लेकिन एक चीज और समझिएगा कि उन्होंने तलवारों के दम पे राज तो जरूर किया, लेकिन तलवारों के दम पे हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाए। क्योंकि वो कहीं भी गए, वो आक्रांता कहीं भी गए, किसी भी राष्ट्र को अपने वश में किया, यानी कि उस पर राज किया, तो वहां गए तो अल्पसंख्यक लेकिन बन गए बहुसंख्यक। लेकिन हमारे भारत में उनकी प्रवृत्ति ये नहीं थी, उनकी स्थिति ये नहीं थी। वो आए भी अल्पसंख्यक और आज भी अल्पसंख्यक में उनकी गिनती होती है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति वैदिक काल से लेके आज तक अभी वर्तमान परिवेश में हम जी रहे हैं। तो क्या हम गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं करते, या वेदों का उच्चारण नहीं करते, या उपनिषद नहीं पढ़ते? क्या हम अपने धर्म को, अपने सनातन संस्कृति को भूल गए हैं? नहीं। अवरोध जरूर आए, विडंबनाएं जरूर आई बीच बीच में, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो निरंतर चलती रही। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं और समझाना चाहता हूं आपको। जैसे फारस हुई, मेसोपोटामिया हुई, ईरान की सभ्यता हुई। इन सभ्यताओं का और हमारे भारत की सभ्यता का, जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर भारत में और भी दक्कन में सभ्यताएं थी, उन सभ्यताओं में एक बहुत ही अच्छा कहें या एक बहुत ही माइनर डिफरेंसेस था, यानी कि एक बहुत ही निर्वाध डिफरेंस था। जो यहाँ स्टेबिलिटी नहीं थी, इनकी सभ्यता में स्टेबिलिटी नहीं थी, स्थायित्व तो नहीं था, लेकिन हमारी सभ्यता में स्थायित्व था। यानी कि यहाँ धर्म, मजहब या फिर जो भी आए अपने अपनी पसंद के अनुसार, अपने अपने लाभ के अनुसार वहाँ की संस्कृति सभ्यता में बदलाव करते रहे। लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता में बदलाव तो हुए, लेकिन उसको स्थायित्व इसलिए कहा गया कि जो हम वेदों से लेके चले आ रहे थे वो आज भी हम अडॉप्ट किए हुए हैं। वो चाहे, मैं यहाँ किसी धर्म को आघात पहुंचाने के लिए नहीं आया, मैं सांप्रदायिकता का एक बैकग्राउंड तैयार करके आपको भारत में सांप्रदायिकता की उदय और सांप्रदायिकता से निकला ये सेकुलरिज्म शब्द, जो कि चोला बना के 1776 में हमें पहना दिया गया, जो क्यों पहना दिया गया इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक किताब की तरह, एक पन्ने की तरह आपके सामने रखूंगा और डिसीजन आपको करना है कि क्या गलत क्या सही। मैं कोई जज नहीं, मैं एक अध्यापक हूं और आपको सही चीजें, जो सही चीजें नहीं बताई गई उसको भी बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं बात कर रहा था स्टेबिलिटी की। तो जो इन सभ्यताओं में थी वो अनस्टेबल थी, यानी कि अस्थायित्व तो नहीं था, लेकिन हमारी सभ्यता में स्थायित्व था। क्योंकि हम पे आक्रांता जो भी आए, मुस्लिम आए, उसके बाद अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, ये जितने लोग भी आए वो हम पे राज तो जरूर किया, लेकिन हमारी संस्कृति को मिटा नहीं पाए। तो इससे सांप्रदायिकता का क्या रिलेशन? तो इससे सांप्रदायिकता का यही रिलेशन है कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे और आपको समझाना चाहता हूं। अभी मैंने बताया कि लेखन शैली अंग्रेज जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने अपने अपने हित के लिए समय समय पे अपनी अपनी नीतियों का बदलाव किया। जैसे वो 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ 1764 में, इसको निर्णायक माना जाता है कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे भारत में ये अपना प्रभुत्व स्टेबल कर ली, यानी कि ये स्थायी। तो ये जब आए तो ये व्यापार करने की नीति लेके आए, यानी कि हम वहां व्यापार करेंगे, वहां से कुछ रॉ मटेरियल ले आएंगे, बाजार बड़ा है वहां कुछ बेचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही वहां की सरकार ने इन कंपनियों को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मान्यता दी कि आप जाके पूर्व में व्यापार करें, यानी कि हमारे लिए रॉ मटेरियल ले आए। लेकिन ये तो आए व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे इनकी नीतियों में बदलाव होता गया और ये हम पे शासक बन गए। आगे चल के इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी अपनाई,
यानी कि जो जीडीपी 23% हुआ करती थी 1757 में, वो जीडीपी घट के 18वीं शताब्दी में महज 3%। यानी कि ये जो इनकी नीति थी ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि ये रॉ मटेरियल, दादा भाई नौरोजी ने बहुत अच्छी इस पे किताब लिखी है, अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो इस पे यही है कि उसके ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है उसमें यही बताया कि धन का निष्कासन का सिद्धांत जो अंग्रेजों का था, यानी कि वो हमसे ही रॉ मटेरियल ले जाते थे और अपने इंडस्ट्रियों में उसका प्रोडक्शन करके और हमें ही बेचते थे, जबकि हमारा व्यापार सबसे ज्यादा हुआ करता था इनके आने से पहले यूरोप कंट्रियों में। तो इनके आने से पहले जो हमारा व्यापार पीक पे था, इनके आने के बाद इनके इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा रॉ मटेरियल गया और हमारे व्यापार पे इन्होंने एक्साइज इतना लगा दिया कि हमारे व्यापारियों का कमर टूट गया और वो व्यापार छोड़ के किसान की तरफ, यानी कि अपने खेतों की तरफ लौटे। तो ये इनकी नीति थी। इसी नीति में बदलाव करते करते 1857 की क्रांति में, 1857 की जब क्रांति हुई तो इनको ये समझ में आया कि अब इन्हें तोड़ने के लिए एक ही नीति बची है जो पहले से भी करते आते थे, ये डिवाइड एंड रूल। तो डिवाइड एंड रूल ये कोई जात धर्म में नहीं बांटते थे, ये राजाओं को प्रजा से लड़ा के और अपना शासन बैठाए रहते थे। जैसे आपने देखा था कि यहाँ जो हार हुई, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, यहाँ हमारे देश के ही, हमारे राजाओं के ही रहनुमाओं ने गद्दारी की, तभी ये अपने आप को स्टेबल कर पाए। तो इन्होंने एक नीति अपनाई 1857 में कि अब क्या करें। तो एक इतिहासकार हुआ करते थे B.A. स्मिथ, जो एक औपनिवेशिक इतिहासकार थे और इनको नाम से ही ये अंग्रेज थे और ये अंग्रेज के हितों के लिए, यानी कि इंग्लिश कंपनी के हितों के लिए ये अलग अलग नीतियों में, यानी कि अपनी अपनी किताबों में अलग अलग विचारधाराएं लाते थे। इन्होंने एक जो अपनी थ्योरी बनाई, यानी कि 1857 के बाद जो थ्योरी बनाई, इन्होंने ये कहा कि अकबर एक निरंकुश शासक था, यानी कि अकबर जो दीने इलाही धर्म का जो प्रचलन किया अकबर ने, यानी कि उन्होंने पहले इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने में पहले मौलवियों को आने की इजाज़त थी, अपने विचार दें, फिर हर एक धर्म को उसमें आके अपने अपने विचार देने के लिए इजाज़त दिया और इन्हीं का निचोड़ एक निकल के आया जो कि हम दीने इलाही, सुलह कुल नीति, दीने इलाही के धर्म के नाम से जानते हैं। तो स्मिथ ने यह बताया कि अकबर एक निरंकुश शासक था और उसने अपने सत्ता के जोर से इस धर्म को अपनी प्रजा में मनवाने का, यानी कि जबरदस्ती उनको अडॉप्ट करवाने के लिए ये कार्य किया। और ये निरंकुशता इसको दर्शाती है कि दो धर्म के लोग, यानी कि दो पंथ के लोग एक साथ अपने जीवन को गुजर बसर नहीं कर सकते। लेकिन इसका फैक्ट ये है कि अकबर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अकबर के अनुयायी जो इस धर्म को अपनाने वाले थे वो महज 17 से लेकर 22 लोग के बीच में थे। ये किसी पे दबाव नहीं बनाया था इस धर्म को अपनाने के लिए। इन्होंने स्वेच्छा छोड़ी थी कि आप स्वेच्छा से हमारे इस जो भी इसका निचोड़ आता है, यानी कि सभी धर्मों को एक समान मान के उसमें से जो निचोड़ निकलता है उसको एक धर्म के रूप में अडॉप्ट करने के लिए एक अपील की थी, न कि उसको मनवाने के लिए किसी अपने बल का प्रयोग किया था। लेकिन वही जब अकबर के बाद औरंगजेब आता है तो उनकी नीतियों में कुछ बदलाव आता है। उनकी नीतियों में यह बदलाव आता है कि उसको निरंकुश शासन कहा गया, क्योंकि वो शरिया कानून से अपने शासन का जो भी शासन करता था। लेकिन एक चीज और है, जितने भी आक्रांता हमारे देश में जो भी मुगल आए, आपके खिलजी आए, तुगलक आए, जितने भी लोग हमारे देश पे शासन किया, उन्होंने कभी भी हमारी संस्कृति को क्षति पहुंचाने का तो प्रयास किया लेकिन उसको मिटा नहीं पाए। यानी कि उन्होंने हमारे धर्म को भी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम जो भी धर्म थे, बौद्ध, जैन, इन सबको बराबर लेके सबकी भागीदारी से शासन किया, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि हम कम हैं और इनकी बहुसंख्यकों की संख्या ज़्यादा है, तो इससे हमें इनको
साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी हम शासन कर पाएंगे। इसी की बदौलत है कि अकबर के जो भी नवरत्न थे उसमें आपको हिंदू लोग भी मिलेंगे, टोडरमल मिलेंगे, मान सिंह मिलेंगे, अमर सिंह मिलेंगे। आपके जितने भी औरंगजेब के सेनापति हुए उसमें भी आपके रजवाड़े खानदान के, राजस्थान के रजवाड़ों के जितने भी लोग हैं 22-23, उन्होंने जो भी बड़े बड़े पद पे थे वो भी हिंदू। तो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन स्मिथ ने कहा कि चूंकि ये निरंकुशता अकबर ने दी है, यानी कि अकबर से ही ये सांप्रदायिकता की उदय उसने बताई कि दो पंथ के लोग एक साथ अपने जीवन का गुजर बसर नहीं कर सकते, तो हम इसको तोड़ने का एक फॉर्मूला लेके आते हैं। तो उन्होंने इसको डायरेक्ट तो तोड़ने का फॉर्मूला नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम भारत को विधि का शासन देंगे, रूल ऑफ लॉ। अंग्रेजों की नीति थी 1857 के बाद रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि के शासन में इन्होंने ये इस नीति को अपनाया, और स्मिथ जैसे लेखकों ने हमारे हिंदू मुस्लिम को दो पंथ में विभाजित करके और दो धाराओं पे लेके उसको अपने अपने लेखन शैली में हमारे सामने लेके आए। 1857 तक जैसा कि मैंने बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता थी, एकता से हमने क्रांति की एक बिगुल भी बजाया, लेकिन वो क्रांति बाद में दमन का शिकार हो गई, क्योंकि हमारे अंदर पूरे एक भूभाग पे एकता नहीं थी। हम कहीं कहीं अपने अपने हितों के लिए लड़ रहे थे, कहीं कहीं अपने राष्ट्रवाद तो उसके बाद आया। सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद की उपज दोनों एक ही साथ मानी जाती है। तो सांप्रदायिकता की उदय 1857 की क्रांति के बाद से आती है। जैसा कि रूल ऑफ लॉ की इन्होंने कहा, तो जब रूल ऑफ लॉ की नीति आपने दी, तो महाराज मैं पूछना चाहता हूं कि 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट दिया आपने, ये कहां से इस पे सिद्ध होता है कि आपने रूल ऑफ लॉ को भी कहा और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी दे दिया, यानी कि सेंसर लगा दिया हमारे प्रेस पे। तो ये अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी नीतियों का बदलाव करते थे। और सांप्रदायिकता, जैसा कि आप देख रहे हैं, कम्युनलिज्म 1857 के बाद भारत में अंग्रेजों द्वारा ही एक बीज के रूप में बोया गया, जिसका पहला और ज्वलंत और आप जानते भी होंगे, पहला उदाहरण मैं देना चाहूँगा। 1875 में एक स्कूल की स्थापना हुई जिसको मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहा गया, और वही आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बदला। और उसी के जो 1875 में, जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो 1875 में जो एक माना जाता है कि एक सांप्रदायिकता की बीज डालने का काम किया, 1875 में सर सैयद अहमद खान, नाम से परिचित होंगे आप लोग। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। खैर, चूंकि अर्थव्यवस्था थोड़ी सी इनकी भी अच्छी नहीं थी, तो इस स्कूल के लिए इनको फंडिंग की आवश्यकता पड़ी, और फंडिंग इनको अंग्रेजों ने देने का आश्वासन दिया। और अंग्रेजों की यही नीति थी, फूट डालो और राज करो की नीति। जैसा कि मित्रों मैं शुरू से कहते आया हूँ कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, यानी कि इनको एक कभी ना होने दो, और उसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे पहला बीज डालने का काम किया सर सैयद अहमद खान ने, जिन्होंने अपने स्कूल को फंडिंग के लिए, यानी कि यही स्कूल बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में आज आप देखते हैं। तो इनकी फंडिंग की वजह से इनके जो विचार थे, यानी कि इनके जो बोल थे, इनके जो लेख थे, वो अंग्रेजों के समर्थन में दिए जाने लगे। जैसा कि इन्होंने 1885 के आईएनसी का विरोध भी किया था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और भी बहुत सारे विरोधाभास
हर लेख में ये विरोधाभास। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे जो हिंदू क्रांतिकारी थे, जो उदारवादी थे, जो लिबरल थे, उनके अंदर एक मतभेद आया कि जब ये उनके सह पे यानी कि उनके पीठ पीछे खड़े होके अपने हित को साध सकते हैं तो हम क्यों नहीं। यहीं से इसकी जंग की शुरुआत हुई। 1857 का मैं डेडलाइन इसलिए देता हूं कि 1857 के बाद जो सांप्रदायिकता की शुरुआत हुई उसको 3 स्टेज में हम पढ़ेंगे। पहला स्टेज ये था कि 2 धर्म यानी कि 2 या 2 से अधिक धर्म वो अपने अपनी पसंद, उनकी अपने अपने हित होते थे और वो अपने अपने दायरे में रह के अपने अपने हितों को साधते थे और अपनाने की और एडॉप्ट करने का प्रयास करते थे। लेकिन जब दूसरे स्टेज में आया ये कम्युनलिज्म, जब सेकंड स्टेज में गया तो सेकंड स्टेज में ही पॉलिटिक्स, सांप्रदायिकता में पॉलिटिक्स का उदय हुआ। और सेकंड स्टेज में गया तो सेकंड स्टेज में यानी कि बहुधर्मीय लोग, बहुधर्मीय पसंद, बहुधर्मीय विचारधारा और बहुधर्मीय अपने अपने लाभ के लिए उसको डिवाइड करते गए। इसकी नींव अंग्रेजों ने रखी, जो कि ये कह के हमारे देश पे थोपा कि हम इनको उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे जैसे 1857 के पहले, क्योंकि आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद अब जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय हो गया, यानी कि सत्ता क्राउन के अधीन हो गई। तो क्राउन के अधीन हो गई यानी कि जो सत्ता थी, जो सुप्रीम पावर थी, वो इंग्लैंड से चलाई जाती थी और भारत में इंग्लैंड के संसद द्वारा पास किए गए कानून भारत में इंप्लीमेंट किए जाते थे। उसी में एक सबसे बड़ा कानून सांप्रदायिकता की, जो भारत में कहा जाता है कि उसको संवैधानिक रूप देने का काम किया 1909 पृथक निर्वाचन 1909 मार्लेमेंटो सुधार को लेके अंग्रेजों ने भारत पे इस सांप्रदायिकता को एक संवैधानिक रूप देने का सबसे पहला काम किया 1809 में मार्लेमेंटो सुधार लाके, जिसमें पृथक निर्वाचन यानी कि हिंदुओं का निर्वाचन अलग होगा, मुस्लिमों का निर्वाचन अलग होगा, उनके प्रतिनिधि मंडल अलग होंगे, हमारे प्रतिनिधि मंडल अलग होंगे, हमारे लोग खड़े होंगे तो उनके लोग भी खड़े होंगे। ये संवैधानिक रूप देने का काम किया 1909 में मार्लेमेंटो सुधार में। लेकिन इससे भी पहले थोड़ा सा हम आते हैं तो 1857 से लेके 1905 तक जो उदारवादी नेता थे, अब उदारवादी में आप इनको भी गिन लेंगे, सर सैयद अहमद खान थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये उदारवादी नेता, इनके अंदर इतने एक अंग्रेजों ने एक ऐसी विचारधारा इनके अंदर डाल दी कि ये उदारवादी नेता 1905 में बंगाल विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि जो सांप्रदायिकता की बीज अंग्रेजों ने, स्मिथ ने अपने लेख में, अपने इतिहास में बताया, यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो हम पे थोपी, उस पॉलिसी में तो 57 से लेकर 1905 तक तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। लेकिन जैसे ही 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, ये कह के कि वहाँ की शासन व्यवस्था हम चला नहीं पा रहे हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजन कर दिया, जो आज का बांग्लादेश और बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल, इसको विभाजित कर दिया गया। बांग्लादेश के साथ साथ आपके पूर्वोत्तर भारत को भी उसमें ले लिया गया, उसको विभाजित कर दिया गया। उसके बाद तुरंत 1 साल बाद ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है मोहम्मद शमीउल्लाह के नेतृत्व में। और ठीक 3 साल बाद इन सबको आप जोड़िए, थोड़ा सा मैं इसको साफ करके आपको बता देता हूं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। सारी घटनाओं को कोरिलेट करिए, जितनी भी मैंने घटना बताई है उन सबका एक या दूसरे से जरूर कोई ना कोई नाता है इस सांप्रदायिकता के उपज में। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है और यही वो मुस्लिम लीग है जो 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो उदारवादी नेता कहे जाते थे, उसी में से कुछ उदारवादी नेताओं द्वारा, यानी कि कुछ मतभेद अंग्रेजों द्वारा उनको रिफॉर्म किया गया। ऐसे समझिए व्यवहारिक भाषा में
कि उनके हित के लिए अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारा साथ दें, हम आपके हित को आगे बढ़ाएंगे, हम आपको आपका रिप्रेजेंट करेंगे, हम आपको आगे लेके आएंगे, उनसे और आगे लेके आएंगे। उसी के तर्ज पे 1906 में मुस्लिम लीग बनी और 1909 में पृथक निर्वाचन लेके आ गए अंग्रेज। और इसी 1909 में पृथक निर्वाचन को मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसकी समीक्षा 1907 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत की गई। लेकिन समीक्षा कर 10 साल पे करनी थी, लेकिन उन्होंने 2 साल पहले पता नहीं उनके अंदर क्या जल्दी थी। प्रथम विश्व युद्ध में उनकी जो क्षति हुई थी, उसमें प्रथम विश्व युद्ध में आपकी घटना, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था उस टाइम होम रूल लीग का सूत्रपात होता है, जैसा कि आपने पूर्व की कक्षा में हमारे मित्र चंदन पांडे जी ने बताया था कि होम रूल लीग बना ही था डोमिनियन स्टेट के लिए, यानी कि अंग्रेजों के अधीन हमें डोमिनियन राज्य का दर्जा दे दिया जाए। प्रथम विश्व युद्ध में हम उनका साथ देंगे और वो हमें डोमिनियन देंगे। इसीलिए देखिए, माफ करिएगा, खैर आप इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों रखना पड़ेगा। तो जो हमारे पिताजी थे, यानी कि समझ गए होंगे आप, जो हमारे पिताजी थे, तथाकथित पिताजी, उनके द्वारा उनका समर्थन किया गया। उनके समर्थन करने के एवज में उनको आश्वासन दिया गया कि जैसे ही विश्व युद्ध में हमें विजय मिलेगी वैसे ही हम आपको एक पूर्ण स्वराज तो नहीं, क्योंकि पूर्ण स्वराज में मतभेद है, पूर्ण स्वराज 29 में कराची अधिवेशन में लाया गया, हमें स्वराज दे दिया जाए। स्वराज यानी कि होम रूल लीग के सूत्रपात हुआ, जो कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया। उस होम रूल लीग में उनका जो 14 सूत्री कार्यक्रम था, उस सूत्री कार्यक्रम में यही था कि हमें डोमिनियन दे दिया जाए, यानी कि हम आपके अधीन ही रहेंगे लेकिन हम अपना राजकाज हम अपने चलाएंगे। लेकिन अंग्रेज महत्वाकांक्षी थे, शुरू से महत्वाकांक्षी थे, शुरू से हमें धोखा देते आए हैं और आगे भी 47 तक वो धोखा दिए। हम आज़ादी का जाप करते हैं, क्या कहीं आज़ादी किसी लेख में लिखी है? ट्रांसफर ऑफ पावर, नॉट अ फ्रीडम। हमारे आर्काइव में है, आप पढ़िए, आप उसको जाके, अगर आपको बहुत ज़्यादा हमारे वक्तव्य से आपको ठेस पहुंच रही है तो आप कृपया सच्चाई का अध्ययन करें। ट्रांसफर ऑफ पावर थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतनी क्षति हो गई थी उनकी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्षति के लिए उनके ऊपर दबाव था, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और वो विद्रोह का सामना कर रहे थे। हमारे इंडियन नेवी का विद्रोह, हमारे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों का विद्रोह, हमारे सेनाओं का विद्रोह, यानी कि उनको अब इतने ज़्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ा था कि दमन करने की उनके अंदर अब क्षमता नहीं बची थी। इसीलिए उन्होंने आनन फानन में हमें ट्रांसफर ऑफ पावर देके हमें बीच मझधार में छोड़ के चले गए 566 रियासतों में। तो ये तो खैर इतिहास की बात है और ये निरंतर क्लास में आती रहेंगी। हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं। तो सांप्रदायिकता आपने देखा कि 1857 तक कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। हम दोनों, जो भी हमारे यहाँ धर्म थे, वो अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्र में निर्बाध, हम उनके ईद में शिरकत करते थे, वो हमारी दिवाली में शिरकत करते थे। लेकिन ये बीच में जो आए अंग्रेज श्वेत, जो कि कह के आए थे कि हम राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं और सूर्य अस्त नहीं होता था, ये सब उनकी थ्योरी थी। तो ये श्वेत राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं, इन्होंने हमें तोड़ा, हमें डिवाइड किया और राज किया और 47 तक हमें गुलाम बनाए रखा। तो इसमें हमारे भारतीयों ने भी सहयोग किया। जैसा कि हम स्टेज की बात कर रहे थे तो हम जिन्ना का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना का। इसी ने पाकिस्तान को जन्म दिया, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। इसी ने भारत में पृथक राष्ट्र की सबसे पहले सूत्रपात किया। इसी ने मुस्लिम लीग को एक चरम तक पहुंचाया, जो कि 37 में आते आते अलग कानून मुस्लिम कोड को जन्म दिया। और इसी को लेके हम इन स्टेजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेज बताया, फर्स्ट स्टेज में हम 2 धर्म 3 धर्म, जितने भी धर्म हैं, सब अपने अपने हित के लिए अपनी अपनी पसंद थी। इनकी कम धर्म थे, उनकी थोड़ी बहुत पसंद थी, अपने अपने पसंद में जीना अच्छा समझते थे।
यानी कि जीते थे। दूसरे स्टेज में तब तक जिन्ना उदारवादी था, तब तक जिन्ना राष्ट्रवादी था, तब तक जिन्ना हमारे देश की फ्रीडम में सहयोग किया। जब दूसरा स्टेज आया इसका, यानी कि जब धर्म एक कहा जाता है कि बहुधर्मी संगठन होने लगा, जब बहुधर्मी होने लगा, यानी कि 1905-1906 के बाद जिन्ना की विचारधारा में बदलाव आया। और जिन्ना की विचारधारा में जब बदलाव आया तो यहीं से इसने पॉलिटिक्स में यानी कि सांप्रदायिकता का राजनीति में प्रवेश, जो कि दूसरे स्टेज में माना जाता है कि उस उदारवादी नेता यानी कि जिन्ना पॉलिटिक्स में सांप्रदायिकता को लाया, जिन्ना ने दूसरे स्टेज में। तीसरा स्टेज क्या है? तो तीसरा स्टेज यानी कि बहुधर्मी, बहुपसंद, बहुसंगठन, उसी में मतभेद पैदा होगा। और यहीं से निकल के, इसी मतभेद से निकल के आता है इसी मतभेद से निकल के पंथ निरपेक्षता की नींव रखी जाती है। तो ओवरव्यू जैसा कि हम जानते हैं, और इसमें पिताजी का भी कुछ योगदान था, क्योंकि जिन्ना 1920 तक असहयोग आंदोलन तक वो मुस्लिम यानी कि पृथक जो राष्ट्र का जो एक उसने परिकल्पना की थी, वो 1900, तो हम बात कर रहे थे 1906 की। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है। और एक घटना और इससे कोरिलेट करके हम देखेंगे तो और चीज़ें आपको खुल के आएंगी, आपके सामने आएंगी कि आखिर ये सांप्रदायिकता इतनी जटिल होती गई, इतनी जटिलता इसमें आती गई, स्टेज 3 तक पहुँचते पहुँचते ये सांप्रदायिकता इतनी जटिल हो गई कि सेक्युलरिज्म की उपज हो गई। तो मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, 1907 में एक सूरत अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस को भंग कर दिया जाता है, यानी कांग्रेस दो फाड़ में हो जाती है। दो फाड़ यानी कि एक एक्सट्रीमिस्ट, एक उग्रवादी दल यानी कि एक क्रांतिकारी दल, और एक उदारवादी दल, लिबरल यानी कि अब इनको लिबरल कहें या तथाकथित लिबरल कहें, तो ये लिबरल, ये दो भाग में उदारवाद और क्रांति, दो भाग में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। और कांग्रेस का यहां से लेके 1916 तक, जब तक लखनऊ पैक्ट नहीं हुआ, लखनऊ पैक्ट तक कांग्रेस अपने कार्य क्रांतिकारी यानी कि क्रांतिकारी और उदारवादी दोनों अपने पृथक पृथक स्तर पर अपने कार्य करते थे, और मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी पृथक होता था। तो 6 में जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ, 7 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ और मुस्लिम लीग का अधिवेशन अलग, कांग्रेस के क्रांतिकारी दल अपनी अपनी संगठन की अपने अपने कार्य अलग करते थे, यानी कि अपने अपने स्तर पे जो भी कार्य करते थे, उदारवादी अपने अपने अलग अलग कार्य करते थे। इससे क्या हुआ कि इससे एक अनिश्चितता का दौर निकल के आया। भारतीय राष्ट्रीय मूवमेंट में एक अनिश्चितताओं का दौर निकल के आया, और उस अनिश्चितताओं को एकजुट करने का काम किया 1916 में लखनऊ पैक्ट में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और जिन्ना। और 1916 में बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों द्वारा इस कांग्रेस को एक करने के लिए एक सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे मजूमदार साहब, आरसी मजूमदार इसके अध्यक्ष बनाए गए। और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक अपने भाषण में जिन्ना को ये आश्वासन दिलाया कि हम अलग रह के
भारत के इस राष्ट्रीय आंदोलन में और बाधा उत्पन्न करेंगे और एक रहेंगे तो हम अंग्रेजों को अपने भारत से उखाड़ फेंकेंगे। उसी की तर्ज पे जिन्ना ने इनका समर्थन करके लखनऊ पैक्ट कर लिया और लखनऊ पैक्ट में जो इसके अलग अधिवेशन हुआ करते थे वो अब कुछ दिन के लिए ये एक साथ रहे, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया मित्रों, ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इससे पहले मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो जो सुधार लाया गया था, जो संविधान लाया गया था पृथक निर्वाचन का, उसी की समीक्षा करने के लिए इसको लाया गया। और यहाँ पे हमारे जो पिताजी हैं, जो हम आज उनको राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, उन्होंने इस 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक खिलाफत आंदोलन लेके हमारे बीच इंट्रोड्यूस करवाया। उस खिलाफत आंदोलन का मतलब ये था कि अंग्रेज द्वारा तुर्की के खलीफा का दमन कर दिया गया है, तो यहाँ खिलाफत आंदोलन एक सहिष्णुता यानी कि एक सौहार्द के लिए, हम उनके हितों के लिए अपने यहाँ मुस्लिमों को एक धारा में ले आके और उनके हितों के लिए यहाँ एक आंदोलन छेड़ेंगे। तब तक तो ठीक था। उसके बाद इस खिलाफत को असहयोग में यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का एक सूत्रपात करके असहयोग में बदल दिया गया। और यही स्टेटमेंट था गांधी जी का कि हम राजनीति से सांप्रदायिकता को अलग नहीं कर सकते। यहां तक भी ठीक था मित्रों, लेकिन जब चौरी चौरा कांड हुआ 1922 में, और चौरी चौरा कांड के बाद जब यानी कि एक बार जो मूवमेंट इतना बृहद रूप में ले चुका था, हमारे विश्वविद्यालय बंद हो चुके थे, प्रोफेसर अपनी नौकरी छोड़ के इसमें लग चुके थे, बैरिस्टर अपनी पूरी वकालत छोड़ के इसमें लग चुके थे, यानी कि जो भी हमारे छात्र थे वो कॉलेजों में जाना बंद कर दिया था। वो इतना बड़ा मूवमेंट का रूप जो लिया था, वो चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने इसको वापस लिया, तब जिन्ना ने कांग्रेस को और कांग्रेस की नीतियों को और अपने जो सौहार्द की जो 16 से पैक्ट हुआ था, उस सौहार्द को भी छोड़ के पृथक हो गया। और जिन्ना ही नहीं पृथक हुआ, 22 में आप सुनते हैं, जैसा कि पिछली कक्षाओं में पांडे जी ने बताया था कि 22 में नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलके अलग हुए और 24 में एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। और जिन्ना यहाँ से अलग होके अब यहीं से जिन्ना की मांग, जो पाकिस्तान की मांग थी, उसको हवा देने का काम यही आंदोलन का क्विट करना था। तो आप सारी घटनाओं को कोरिलेट करके और सांप्रदायिकता को आप समझ सकते हैं। देखिए, सांप्रदायिकता कोई विचारधारा नहीं है, ये व्यवहारवाद से उत्पन्न होती है। विचारधारा ये अलग है, व्यवहारवाद अलग है। विचारधारा में मतभेद अलग है और व्यवहार बना लेना, यही सांप्रदायिकता की उपज हो जाती है। तो सांप्रदायिकता 22 के बाद से 1937 तक, यानी कि मुस्लिम कोड तक, जो शरीयत कानून, जो आज हम मुस्लिम जो कोड है शरीयत कानून को अपनाने तक, और जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन प्लान 1946 तक, ये सांप्रदायिकता इतने चरम पे आ गई थी, यानी कि अब किसी भी हाल में मुस्लिमों को अलग देश चाहिए ही चाहिए था। ये जिन्ना की एकमात्र मांग हो गई थी और जिन्ना ने 22 के बाद से इसी पे काम किया, यानी कि जिन्ना 3rd स्टेज में पहुंच गया। जैसा कि मैंने बताया था, 1st स्टेज में अपने अपने पसंद होते हैं और अपने अपने उसको हितों का साधने के एक साधन होते हैं। दूसरे स्टेज में पॉलिटिक्स का प्रवेश होता है, सांप्रदायिकता में पॉलिटिक्स का प्रयोग होता है, जो कि आप देख रहे हैं 22 में। और तीसरे स्टेज में, यानी कि सांप्रदायिकता जब एक्सट्रीमिस्ट बन जाती है, यानी कि जब उसमें एक क्रांति की भावना, यानी कि क्रांति नहीं कहें, क्रांति शब्द उनके लिए नहीं होगा, लेकिन एक जैसे हर चीज छीन के लेंगे, जो आज का स्लोगन
आप कभी कभी टीवी पे देखते हैं, छीन के लेंगे आज़ादी, ये स्लोगन जिन्ना का हुआ करता था उस टाइम। तो एक्सट्रीमिस्ट हो गया, यानी कि जिन्ना मार काट पे उतारू हो गया। तो ये था सांप्रदायिकता का क्रमवार। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ और इसका कंक्लूजन क्या हुआ। ये इसका अंत तो है नहीं, आज भी हम देखते हैं, आज भी जब तक इसका सेकुलरिज्म का पाठ हमें पढ़ाया जाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं देखते हैं, छोड़िए टिप्पणी नहीं करने। हम समझते हैं कि 1857 तक, जैसा कि मैंने बताया, 1857 तक भारत में कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। 1857 के बाद अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाने में जो अंग्रेजी लेखक हुआ करते थे, जिसमें मैंने स्मिथ का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये दो पंथ, दो धर्म एक साथ नहीं रह सकते, इनके अलग अलग हित हैं। और उन्होंने अल्पसंख्यकों को अपने वश में करने के लिए, यानी कि उनको लोभन प्रलोभन देके उनको अंदर से उनको और उकसाने का काम किया, जो कि आगे चल के आपको एक रिजल्ट देखने को मिलता है 1875 में सर सैयद अहमद खान का। उसके बाद आप आते हैं उसी क्रम में, तो 1905 में बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल विभाजन और जिन्ना का राजनीति में प्रवेश, और उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस को दो फाड़ में, यानी कि कांग्रेस विभाजित हो गई। जैसा कि यहाँ बंगाल का विभाजन हुआ, वैसे यहाँ कांग्रेस विभाजित हुई है। विचारधारा मेल नहीं खाई, उदारवादी और क्रांतिकारी अलग अलग अपने कार्य को करने के लिए खड़े हो गए कि अब हम आपके साथ मिलकर कार्य नहीं कर पाएंगे, अलग अलग करेंगे। लेकिन फिर से एक दौर बदला और फिर से 1916 आया। लखनऊ पैक्ट में तिलक साहब और एनी बेसेंट और जिन्ना ने एक पैक्ट पे, यानी कि उसने समर्थन किया कि नहीं, जो ये मुस्लिम लीग का जो अलग अधिवेशन होता है अब ये नहीं होगा, अब हम मिल के राष्ट्रीय आंदोलन में शिरकत करेंगे और अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन फिर एक पलटवार हुआ और पिताजी ने 1922 में इस पलटवार को पूर्ण रूपेण से सांप्रदायिकता के बीज डालने का कार्य कर दिया। यानी कि अब इसके बाद से कोई रिफॉर्म नहीं, अब अलग अलग पृथक निर्वाचन के लिए, अलग अलग पृथक मांग के लिए अंग्रेज इनको उकसाते रहे, अंत तक उकसाते रहे। माउंटबेटन योजना तक इन्होंने ये नहीं कभी कहा अंग्रेजों ने कि नहीं आप पाकिस्तान की मांग क्यों कर रहे हैं। वो हरदम दो नेशन टू नेशन थ्योरी पे कार्य करते थे और अंत तक करते रहे। और इन्हीं टू नेशन थ्योरी की वजह से और भारत में सांप्रदायिकता जटिल होने से, सांप्रदायिकता की जटिलता से ही निकल के आता है सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष। यानी कि हमारे हित जब वो पूरे नहीं होंगे तो हम तो हक के लिए लड़ेंगे ही, छीन के लेंगे आज़ादी, तो उसी से निकल के आता है सेकुलरिज्म। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि इस सेकुलरिज्म की उदय, ये सेकुलरिज्म संविधान सभा ने नहीं अपनाई, न कि हमारे मूल संविधान में इसको अपनाया गया। इसको आज़ादी के बाद से महत्वाकांक्षाई सरकारों ने, महत्वाकांक्षा यानी कि एक वोट बैंक की राजनीति, एक अल्पसंख्यकों को एक वोट बैंक की तरह ट्रीट करके अपनी महत्वाकांक्षा साधने के लिए श्रीमती, जानते होंगे श्रीमती कहते हैं आयरन लेडी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1976 में 42nd अमेंडमेंट में 1976 आजाद हुआ भारत 47 में। सेकुलरिज्म और समाजवाद की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। हम सेकुलरिज्म और समाजवाद, हम तो इंटॉलरेंस कभी हुए ही नहीं। अगर हम भारतीय इंटॉलरेंस होते तो हम इतने दिनों तक गुलाम नहीं होते। हमें सहनशीलता, हमें सहिष्णुता हमारे वेदों पुराणों से सिखाई जाती है और हम इंटॉलरेंस कभी थे ही नहीं। उसी का फायदा उठाने के लिए, यानी कि अब इससे थोड़ा सा आप बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो सांप्रदायिक हमारे संविधान में तो था ही नहीं। हमारे देश का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मदरसे में पढ़ा व्यक्ति को अपनी महत्वाकांक्षा साधने के लिए तत्कालीन सरकारों ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको शिक्षा मंत्री का पद दे दिया, जबकि एक से एक इंटेलेक्चुअल उस टाइम हमारे देश में मौजूद थे। तो इस महत्वाकांक्षा की जो पूर्ण रूपेण संवैधानिक बना दिया गया, वो 1976 में एक कमरे में बैठ के
बात को समझिएगा। एक कमरे में बैठ के अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस सांप्रदायिकता को यानी कि इस सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ने का काम किया, सेकुलरिज्म और समाजवाद सोवरेन को जोड़ने का काम किया, जबकि इसे इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। सोवरेन की हमें आवश्यकता हो सकती है। हम उस संस्कृति से बिलोंग करते हैं कि राजा दाहिर हुसैन का नाम आप लोग दाहिर का नाम सुना होगा, हिंदू राजा, सिंध का एकमात्र हिंदू राजा, जिसने इन्हीं के नवासों यानी कि जो आप अब देखिए, इस पे धर्म पे ना जाइएगा, ये इतिहास है। हम धर्म को कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, हम धर्म पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। इन्हीं के नवासों को जो करबला में काटा जा रहा था, तो यही राजा दाहिर जाके अपनी जान पे खेल के यहाँ तक कि अपनी जान को न्यौछावर कर दिया और उनकी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन जान बच नहीं पाई। हमें समाजवाद का पाठ पढ़ाते हैं। तथाकथित सरकारों ने अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इन शब्दों को जटिल बना के और हमें थोप दिया गया। लेकिन इसमें भी जटिलता है। सेकुलरिज्म का हम धर्मनिरपेक्ष का गाना गाते हैं। सेकुलरिज्म की हिंदी मित्रों अगर कहीं आप ढूंढ लेंगे तो कहीं धर्मनिरपेक्ष नहीं मिलेगा। इसका मतलब ही होता है पंथ निरपेक्ष। धर्म और मजहब में मतभेद हमने बताया था आपको, तो वही पंथ निरपेक्ष। इसको 76 में श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री 42वां अमेंडमेंट करती हैं और एक कमरे में इसको बैठ के, क्योंकि इस टाइम मंत्रिपरिषद की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये तो 44 अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट 1978 में जाके ये बाध्य कर दिया गया कि नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्य होगी। इसके पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो लेके आते, राष्ट्रपति उस पर चुपचाप साइन कर देते। और किया कौन मित्रों? राष्ट्रपति कौन था? इस पे सिग्नेचर कौन किया? तो सुन के हैरान होंगे, फखरुद्दीन अली अहमद। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि सेकुलरिज्म की कितनी बड़ी पराकाष्ठा थी कि अपने हितों के लिए क्या से क्या हमें किस जटिलताओं में लेके आके खड़ा कर दिया गया। तो ये था सांप्रदायिकता और पंथ निरपेक्षता पे एक छोटा सा हमारा प्रयास। चूंकि इसमें बहुत सारे हमने लेक्चर दिए हैं, समझने में आपको जटिलता होगी, तो इसको बार बार एक बार लेक्चर को देखिएगा। हमने हर चीज़ तथ्य पे आपको बताया, कुछ चीज़ अपने से जोड़ी नहीं। जो सत्य है वो जानना है। यही तो हमारी विडंबना है कि हम सत्य को जानते नहीं और जो सत्य नहीं है उसको हमें पढ़ाया जाता है। यही हमारी शिक्षा नीति है। तो खैर, शिक्षा नीति अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है और आगे होगा। तो सांप्रदायिकता भारत में कहाँ से आई, कहाँ तक गई, इससे क्या निकल के आया? तो पंथ निरपेक्ष निकल के आया। अब आप समझ गए होंगे कि सांप्रदायिकता क्या है और पंथ निरपेक्षता क्या है। इसी के साथ ये आज हमारा एक प्रयास था कि रविवार को एक अलग अंदाज में आपके सामने आए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और जो भी त्रुटि हुई और जिसको भी अगर आघात पहुंचा हो उसको मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इतिहास का पठन पाठन करने में इन सब चीज़ों को कोरिलेट करना अति आवश्यक है। आप किसी धर्म से लेके इसको न जोड़िएगा, इसको इतिहास से लेके जोड़िएगा और बने रहिए, जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। जय हिंद।